चलिए तो हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रेमेडियल कक्षा 10वीं के हिंदी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के यहाँ पर विकल्प। सबसे पहले हम देखिए इकाई 1 की बात कर रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ कि नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ध्यान देंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए कहानी है यानी ऑप्शन द। दूसरा प्रश्न है स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये जन्म हुआ था इनका मध्य प्रदेश में। तीसरा प्रश्न है कि स्वयं प्रकाश ने पत्रिका का संपादन किया था, तो इन्होंने पत्रिका का संपादन किया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुधा। चौथा प्रश्न है कि कैप्टन नाम था, तो ये देखिए जो कैप्टन नाम था ये देखिए चश्मे वाले का नाम था यानी ऑप्शन द। अगला प्रश्न है पांचवा कि नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो देखिए मूल भाव है यहाँ पर देशभक्ति की भावना यानी ऑप्शन द। छठवां प्रश्न है कि कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, तो यहाँ पर देखिए किसकी प्रतिमा लगी थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द सुभाष चंद्र बोस की। सातवां प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति लगवाई थी, तो किन्होंने लगवाई थी, तो देखिए ये लगवाई थी नगर पालिका ने यानी ऑप्शन बा। हम बात करेंगे आगे देखिए आठवां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी, तो ध्यान देंगे ये देखिए संगमरमर से बनी थी। नौवां प्रश्न है कि हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे, तो ध्यान रखेंगे ये देखिए ऑप्शन बा हर 15वें दिन गुजरते थे। 10वां प्रश्न है कि कैप्टन का नाम था, तो देखिए सॉरी कैप्टन का काम था, तो देखिए कैप्टन का काम क्या था, तो हम जानते देखिए कैप्टन का काम था चश्मे बेचने का यानी ऑप्शन सा। 11वां प्रश्न है कलम का जादूगर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी यानी ऑप्शन दा। 12वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है, तो इनकी देखिए यहाँ पर विधा है रेखा चित्र। 13वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत थे, तो ये थे देखिए गृहस्थ यानी ऑप्शन जो बा है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 14वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे, किसका पद गाते थे, ये देखिए कबीर का यानी ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है 15वां कि बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार कहता है, तो ये देखिए पाठ किस पर प्रहार कहता है, तो ये देखिए कहता है क्रोधियों पर यानी ऑप्शन आ। 16वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, तो ये बजाते थे देखिए खंजरी यानी ऑप्शन दा। 17वां प्रश्न है सच्चे साधु की पहचान होती है, तो ध्यान देंगे उनके विचारों से। 18वां प्रश्न है कि भगत जी अपने खेतों में रोपनी कहते थे, तो ये देखिए धान की रोपनी कहते थे। 19वां प्रश्न है ये कितने वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं, तो ये देखिए छपने लगी थी इनकी पत्रिकाओं में जब इनकी उम्र देखिए यहाँ पर 15 वर्ष की थी। 20वां प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो ये देखिए यशपाल। 21वां प्रश्न है लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो देखिए इसकी विधा है व्यंग है। 22वां प्रश्न है नवाबों के शौक के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो ध्यान देंगे लखनऊ यानी ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 23वां प्रश्न कि लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे, तो कौन कैसे देख रहे थे लेखक नवाब साहब की ओर, कनखियों से। अगला प्रश्न है 24वां कि लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है, तो ये लेखन शैली है यहाँ पर देखिए व्यंग्यात्मक यानी व्यंग्यात्मक ऑप्शन बा। 25वां प्रश्न है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था, तो ध्यान देंगे मंदसौर जिले में जन्म हुआ था मन्नू भंडारी का। 26वां प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास लिखा है, तो ये लिखा है देखिए मन्नू भंडारी जी ने। बात करेंगे 27वें प्रश्न की। 27वां प्रश्न है कि आत्मकथा विधा में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है देखिए एक कहानी यह भी यानी ऑप्शन द। 28वां प्रश्न है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था, ध्यान देंगे वो एक आंदोलनकारी थी यानी आंदोलनकारी से परेशान होकर व्यवहार से। अगला प्रश्न है कि जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद आया था, तो पसंद आया था जैनेंद्र कुमार देखिए मन्नू भंडारी को जैनेंद्र कुमार का, तो वो था देखिए सुनीता। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 30वां प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तो ये प्रसिद्ध थे देखिए शहनाई वादन के लिए। 31वां प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था, तो उनका जो दूसरा नाम था वो हो जाएगा देखिए यहाँ पर
चलिए, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन आ में दिया गया था वो देखिए गलत है। करेक्ट आंसर होगा कमरुद्दीन खान। 32वां प्रश्न है कि भदंत आनंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे। तो ये देखिए यहाँ पर प्रभावित थे गांधी जी से, यानी ऑप्शन जो बा है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 33वां प्रश्न है कि संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो ये कहा गया है उन्हें देखिए यहाँ पर एक प्रकार से संस्कृत मानव कहा गया है। 34वां प्रश्न है गद्य की विधा नहीं है। तो दिए गए ऑप्शनों में जो गद्य की विधा नहीं है वो है देखिए यहाँ पर, यदि हम ऑप्शनों को देखें ध्यान से तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन महाकाव्य है वो देखिए गद्य की विधा नहीं है। अगला प्रश्न है 35वां के उपन्यास सम्राट हैं। तो ध्यान रखेंगे उपन्यास सम्राट हैं वो है देखिए यहाँ पर प्रेमचंद, यानी ऑप्शन बा। अगला प्रश्न है 36वां, इसके बाद रिक्त स्थान चालू हो रहे हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। तो यह कथन है देखिए यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यानी ऑप्शन दा। बात करेंगे हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की। तो देखिए रिक्त स्थानों में सबसे पहला प्रश्न है कि लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना क्या कहलाती है। तो दोबारा पढ़ते प्रश्न को, लिखा हुआ लय ताल छंद से आदि से मुक्त रचना क्या कहलाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए गद्य कहलाती है। दूसरा प्रश्न है कि एक अंक वाली रचना कहलाती है। तो ये देखिए एकांकी कहलाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए तीसरा रिक्त स्थान दिया जा रहा है, लिखा है लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। तो अपने जीवन के बारे में लिखता है देखिए आत्मकथा में। किसमें लिखता है? आत्मकथा। तो देखिए आत्मकथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को सम्राट की उपाधि दी है। तो ये दी है देखिए इन्होंने इसे प्रेमचंद जी को उपन्यास की यहाँ पर सम्राट की उपाधि दी है, यानी उपन्यास सम्राट की। ये अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए पांचवा कि जीवनी गद्य की एक विधा है। तो ये देखिए गौण विधा है। चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये इसको देखिए थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है छठवां कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की खालिस्तान विधा के अंतर्गत आता है। तो ये आता है देखिए जीवनी विधा के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए जीवनी होगा। अगला प्रश्न है सातवां कि प्रतिमा बनाने वाले का नाम था। तो ध्यान रखेंगे प्रतिमा यानी जो मूर्ति बनाता है उसका नाम था देखिए मोतीलाल। क्या था? मोतीलाल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर आठवां कि प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसके द्वारा लगाया गया था। देखिए सरकंडे का चश्मा लगाया गया था यहाँ पर बच्चों के द्वारा। तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे कि देखिए बच्चों ने यहाँ पर सरकंडे का चश्मा लगाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए नौवां कि प्रतिमा का चश्मा खाली स्थान बदल देता था। तो कौन बदल देता था? तो ध्यान देंगे जो कैप्टन है वो देखिए इस चश्मे को बदल देता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर 10वां कि नेताजी की मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी। तो ध्यान देंगे नेताजी की जो मूर्ति है वो देखिए फौजी वाले कपड़ों में थी। करेक्ट आंसर क्या होगा? फौजी वाले कपड़े। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम आगे। तो आगे ये रहे देखिए आपके सामने और प्रश्न है देखिए 11वां यहाँ पर कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए सुभाष चंद्र बोस। चलिए बात करेंगे आगे। तो ये रहे देखिए आपके सामने 12वां प्रश्न और लिखा हुआ है 12वें प्रश्न में देखिए यहाँ पर कि कंधे से सिर तक की मूर्ति को कहते हैं। तो उसे देखिए कहा जाता है जो मूर्ति कंधे से लेकर कहाँ तक होती है? सिर तक होती है। तो इसे देखिए वस्ट कहा जाता है, यानी वस्ट होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 13वां कि आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खालिस्तान में उतर पड़ा है। तो ये उतर पड़ा है देखिए खेतों में। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए खेतों में। अगला प्रश्न है यहाँ पर 14वां कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं की खालिस्तान में हुई है। तो ये हुई है देखिए उन्हीं की अनुरूप हुई है। कैसे हुई है? उन्हीं अनुरूप का मतलब है जो जिस तरह वह अपनी मौत को चाहते थे उसी तरह उनकी मौत हुई है। 15वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत पाठ खालिस्तान विधा है, यानी यह किस विधा में लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए रेखा चित्र। देखिए रेखा चित्र क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए 16वें प्रश्न की। 16वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की सब चीज़ खालिस्तान ने की थी। तो ये देखिए सब चीज़ें की थी यहाँ पर साहब।
साहब की थी। सॉरी, बाल गोविंद भगत की सब चीज़ खालिस्तान की थी, तो ये थी देखिए साहब की। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 17वां कि कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर हो उठते थे। तो देखिए उनके कंठ से निकलकर वह जीवित से यानी सजीव हो उठते थे। बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। 18वां प्रश्न है कि तेरी गठरी में लागा खालिस्तान मुसाफिर जाग जरा। देखिए 18वीं का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चोर। क्या होगा? चोर। बात करेंगे 19वें प्रश्न की कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के खालिस्तान आदमी थे। तो ये थे देखिए गोरे चिट्टे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोरे चिट्टे। बात करेंगे 20वें प्रश्न की। नवाब साहब ने खीरे की खालिस्तान फाकों को बाहर फेंक दिया था। तो देखिए जो सब फाकों हैं उनको बाहर फेंक दिया था, तो सब होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सब। 21वां प्रश्न है कि नवाब साहब ने संगति के लिए खालिस्तान नहीं दिखाया। तो उन्होंने नहीं दिखाया देखिए उत्साह। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए उत्साह होगा। अगला प्रश्न है 22वां, हम खालिस्तान से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। तो कनखियों से नवाब साहब को देख रहे थे। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनखियों से। चलिए बात करेंगे आगे वाले प्रश्नों के। तो आगे प्रश्न ये रहे देखिए 23वां प्रश्न है यहाँ पर कि मन्नू भंडारी के जन्म मध्य प्रदेश के कौन से गांव में हुआ था। तो ध्यान देंगे ये हुआ था देखिए भानपुरा गांव में, यानी करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पर भानपुरा। बात करेंगे आगे वाले प्रश्नों की। 24वां प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की सबसे मतलब बड़ी बहन का नाम क्या था। तो देखिए सबसे बड़ी बहन का नाम हो जाएगा सुशीला। क्या हो जाएगा? देखिए सुशीला। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 25वां प्रश्न है कि शीला अग्रवाल खालिस्तान की प्राध्यापिका थीं। तो ये थी देखिए कौन से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी हिंदी की ये देखिए यहाँ पर प्राध्यापिका थी, यानी ये शिक्षक थीं। बात करेंगे 26वें प्रश्न की कि पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे खालिस्तान में बदलता जा रहा था। तो खालिस्तान की जगह पर करेक्ट आंसर आएगा गर्व। गर्व में बदलता जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए गर्व क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के खालिस्तान गांव में हुआ था। तो ये हुआ था देखिए ढुमराव गांव में। ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। 28वां प्रश्न है कि पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है। तो ये है देखिए यहाँ पर काशी में स्थित है। यहाँ पर काशी क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 29वां, बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। तो ये प्रतिदिन बजाते थे देखिए विश्वनाथ मंदिर में। मंदिर का नाम पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विश्वनाथ मंदिर में। ये यहाँ पर देखिए ना बना हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ये 30वां कि काशी शास्त्रों में खालिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये देखिए आनंद कानन के नाम से। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर आएगा आनंद कानन। तो ये होगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आनंद कानन। यहाँ पर देखिए ना बना हुआ था, तो आनंद कानन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है काशी खालिस्तान की पाठशाला है। तो काशी देखिए यहाँ पर संस्कृति की पाठशाला है। क्या होगा? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? संस्कृति होगा। अगला प्रश्न है 32वां, काशी में मरण भी माना गया है। तो काशी में जो मरण है वो देखिए यहाँ पर मंगल माना गया है। अगला प्रश्न है 33वां, शहनाई बजाने वाले के लिए जो बजाता है शहनाई उसे देखिए किस का प्रयोग किया जाता है। तो रीड का उसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 34वां प्रश्न है कि एक खालिस्तान व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज कहता है। तो एक जो यहाँ पर संस्कृत व्यक्ति है वो किसी चीज़ की खोज कहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? रिक्त स्थान में आएगा देखिए संस्कृत। अगला प्रश्न है यहाँ पर 35वां कि गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। तो देखिए न्यूटन ने यहाँ पर क्या किया था? आविष्कार किया था। चलिए हम इसको यहाँ पर थोड़े अच्छे तरीके से लिख देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर न्यूटन होगा। अगला प्रश्न है 36वां कि मानव संस्कृति एक खालिस्तान वस्तु है। तो मानव संस्कृति यहाँ पर एक अविभाज्य वस्तु है। तो क्या हो जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अविभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो रिक्त स्थान थे वो भी देखिए समाप्त होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सत्य सत्य वाले प्रश्नों की। तो ये रहे देखिए आपके सामने प्रश्न, और यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि
नाटक गद्य की विधा नहीं है, जबकि नाटक है वो देखिए गद्य की विधा है, जिस कारण यह क्या हो जाएगा, ये देखिए जिस कारण यहाँ पर असत्य हो जाएगा। तो हम जहाँ पर असत्य होगा वहाँ पर हम देखिए क्या लगाएंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। तो असत्य की जगह पर हम देखिए इस तरह का चिन्ह लगाएंगे क्रॉस का, और यदि वो सत्य है तो सत्य की जगह पे हम देखिए यहाँ पर सही का टिक लगाएंगे। जैसे ये क्या है, असत्य है, गलत है, इसलिए हम क्रॉस का टिक लगाएंगे, यह सत्य है। दूसरा प्रश्न है कि उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। बिल्कुल हाँ, ये देखिए जो भी यहाँ पर उपन्यास होता है उसमें देखिए यहाँ पर कई कथाओं का समावेश होता है, इसलिए सत्य होगा। दूसरा प्रश्न है, नाटक में एक अंक होता है। नहीं, यहाँ पर ये देखिए गलत हो जाएगा, नाटक में एक अंक नहीं होता है, अनेक अंक होता है, तो हम देखिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। चौथा प्रश्न है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ये आचार्य प्रेमचंद ने कहा है। पांचवा प्रश्न है कि एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो ये देखिए यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि जो एक अंक वाली रचना वो देखिए एक अंक ही कहलाती है, जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, कहानी है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, असत्य होगा। छठवां प्रश्न है कि रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो हाँ, ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा, इसका दूसरा नाम है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम सातवें प्रश्न की, कि कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो ये देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कैप्टन है वो देखिए आज़ाद हिंद फौज का सिपाही नहीं था, जिस कारण ये असत्य होगा। अगला प्रश्न है आठवां यहाँ पर, कि नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। हाँ, बिल्कुल सत्य होगा, उनकी मूर्ति देखिए संगमरमर की ही बनी थी। नौवां प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। हाँ, ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। 11वां प्रश्न है कि मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी। हाँ, मूर्ति नगर पालिका ने ही लगवाई थी, ये भी देखिए सत्य होगा। 11वां प्रश्न है कि मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे। ये भी देखिए बिल्कुल सत्य ही होगा। अगला प्रश्न है 12वां, कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। हाँ, ये देखिए बिल्कुल सही होगा, ये भी बिल्कुल सही होगा कि जो बाल गोविंद हैं वो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। 13वां प्रश्न है कि भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे, जबकि यहाँ पर गाते थे, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर असत्य हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा, हाँ जाते थे। अगला प्रश्न है 15वां, कि बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, नहीं, उनका एक ही बेटा था जो मर चुका था, तो जिस कारण ये क्या हो जाएगा, देखिए असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 2 बेटे थे जबकि एक बेटा था। 16वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ये देखिए यहाँ पर साधु नहीं थे, गृहस्थ थे। चलिए अगला प्रश्न है 27वां, कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया है। तो ये देखिए यहाँ पर गलत होगा, उन्होंने उत्साह नहीं दिखाया है। हम बात करेंगे 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न है कि नवाब साहब खीर खाकर सो गए थे। तो हाँ, देखिए ये यहाँ पर नहीं सोए थे, सॉरी, गलत होगा। अगला प्रश्न है 19वां, कि नवाब साहब के पास 4 खीरे थे। नवाब साहब के पास यहाँ पर 4 खीरे नहीं थे, जिस कारण यह गलत हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सत्य होगा, जो लखनऊ है उसे देखिए नवाबों का शहर कहा जाता है। 21वां प्रश्न है कि मन्नू भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। तो हाँ, ये यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। 22वां प्रश्न है कि शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी। 22वां प्रश्न है कि शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो क्या हो जाएगा, वो देखिए यहाँ पर सत्य होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये यहाँ पर देखिए असत्य होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है संस्कृत की प्राध्यापिका थी, यानी वह टीचर थी, जबकि वह हिंदी की थी, जिस कारण यह क्या होगा, देखिए असत्य होगा। अगला प्रश्न है 23वां, कि मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराव थी। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, उनकी वैचारिक टकराव थी, जिस कारण यह सत्य होगा। 24वां प्रश्न है कि मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार हैं। तो हाँ, ये देखिए कहानीकार हैं। 25वां प्रश्न है कि मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थीं। तो ये भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल सत्य होगा। 26वां प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि दहती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू भंडारी की माँ में थी। तो ये ऐसा नहीं है, जिस कारण यह क्या होगा, असत्य होगा। 23वां प्रश्न है कि अमरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है। तो ये देखिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अमरुद्दीन उनका नाम नहीं है, उनका नाम है देखिए कमरुद्दीन, जिस कारण यह क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये देखिए असत्य होगा। 28वां प्रश्न है कि शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है। तो जो शहनाई है वो देखिए, हाँ, ये एक स्वर वाद्य यंत्र है। बात करेंगे यहाँ पर
हम देखिए 30वें प्रश्न की। चलिए उससे पहले एक 29वां प्रश्न रह गया है। 30वां प्रश्न है कि काशी संस्कृति की पाठशाला है। तो हाँ, ये देखिए काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। 30वां प्रश्न है कि काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सत्य होगा। 30वां प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी। तो हाँ देखिए बिल्कुल अपार थी। तो प्रश्न है 32वां कि सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। प्रश्न 33वां मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल सत्य होगा। अगला प्रश्न है 34वां एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज कहता है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा। प्रश्न है 35वां सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है। ऐसा नहीं है, जिस कारण यह क्या होगा देखिए असत्य होगा। तो यहाँ पर देखिए सत्य सत्य हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए सही जोड़ियों की। हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम वीडियो यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। बस आपको बताना है किस टॉपिक पर आपको किस तरह की देखिए वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए यहाँ पर देखिए सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। बस, और ये आपने अपने दोस्तों को भी नहीं शेयर किया है तो इस वीडियो को देखिए अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वह भी पढ़ सकें। चलिए अब हम बात करते हैं देखिए यहाँ पर जोड़ियों की। तो ये रही देखिए जोड़ियाँ। चलिए वैसे तो आपको देखिए सही जोड़ियाँ अपनी बुक में यहाँ पर लिखनी है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए मिलाते जाएंगे। चलिए पहली जोड़ी है कैप्टन चश्मे वाला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, प्रतिमा पर चश्मा। दूसरा है देखिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थे देखिए कबीरपंथी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चलिए हम थोड़ा यहाँ पर कलर भी चेंज करते जाएंगे। मोतीलाल। तो मोतीलाल कौन था ये आप जानती, ये थे देखिए एक ड्राइंग मास्टर। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर होगा ये वाला। अगला प्रश्न है बालम खीरा। तो ये देखिए हो जाएगा यहाँ पर बालम खीरा हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर लखनऊ। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी। तो ध्यान देंगे इनकी सही जोड़ी होगी देखिए यहाँ पर क्या होगी, महाभोज। आनंद कानन, ये देखिए काशी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। चलिए यहाँ पर ये देखिए जोड़ियाँ हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे अगली वाली जोड़ियों की। तो देखिए यहाँ पर पहला है लखनवी अंदाज। तो देखिए इसकी करेक्ट जोड़ी हो जाएगी यशपाल। तो हम चाहें तो इसको इसी तरह मिला देंगे, देखिए यशपाल हो जाए। दूसरा है एक कहानी यह भी। ये देखिए मन्नू भंडारी जी की थी, तो ये होंगे देखिए यहाँ पर। अगला प्रश्न है नौबत खाने में इबादत। देखिए नौबत खाने इबादत, ये देखिए यतेंद्र मस्त से इनका रिलेशन है, यानी ये वाले। अगला प्रश्न है संस्कृति। तो देखिए संस्कृति की सही जोड़ी मिलेंगी भरत आनंद कौशल्यान। अगला है देखिए यहाँ पर बाल गोविंद भगत। तो इनका करेक्ट आंसर मिलेगा देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी जी से। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा कलर को चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी। और नेताजी का चश्मा, ये देखिए लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो इनकी जोड़ी होंगी देखिए ये वाली, यानी स्वयं प्रकाश जी। चलिए बात करेंगे अब हम आगे वाली जोड़ियों की। तो अगली जोड़ी देखिए सूरज कब निकलेगा। तो सूरज कब निकलेगा पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं प्रकाश जी, इनकी क्या है रचना है। तो ये देखिए स्वयं प्रकाश का आंसर हो जाएगा। दूसरा है माटी की मूर्तें। तो ध्यान रखेंगे माटी की मूर्तें हो जाएंगे देखिए यहाँ पर इनका जो सूरज कब निकलेगा, ये देखिए जोड़ी हमें यहाँ पर मिलानी थी, कहाँ पर स्वयं प्रकाश जी पर। तो इतना आप यहाँ पर ऐसे रखेंगे। चलिए माटी की मूर्ति की जो जोड़ी है वो मिलेगी देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी पर। तो यहाँ पर होगा देखिए। अगला प्रश्न है कि दादा कामरेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यशपाल। क्या हो जाएगा यशपाल। अगला देखिए एक प्लेट सैलाब। तो एक प्लेट सैलाब की जो सही जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी देखिए यहाँ पर मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा देखिए मन्नू भंडारी। अगला है देखिए यहाँ पर यदा कदा। ये जो यदा कदा है देखिए करेक्ट जोड़ी होगी यतेंद्र मिश्र से। और यहाँ पर रेल का टिकट, तो ये हो जाएगा देखिए भरत आनंद कौशलन। तो यहाँ पर देखिए ये जो जोड़ियाँ हैं वो देखिए समाप्त होती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों की। तो देखिए ये रहा सबसे पहला प्रश्न, लिखा हुआ है कि रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए फ्रांसीसी। तो ये देखिए यहाँ पर एक फ्रांसीसी भाषा का क्या है शब्द है। तो ये हो जाएगा देखिए फ्रांसीसी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए ये फ्रांसीसी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो हम यहाँ पर देखिए इसको लिख देंगे दोबारा से। करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए फ्रांसीसी, ये होगा देखिए यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है दूसरा कि हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। तो वो है देखिए कहानी। जो सबसे लोकप्रिय विधा है वो कौन सी देखिए कहानी। अगला प्रश्न है तीसरा कि आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से माना जाता है। तो
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए भारतेंदु युग से देखिए माना जाता है, भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है यहाँ पर जीवनी किसकी लिखी जाती है? तो जीवनी वो देखिए किसी महापुरुष की लिखी जाती है। किसकी लिखी जाती है? महापुरुष की लिखी जाती है। जबकि जो आत्मकथा है वो देखिए स्वयं लिखी जाती है और किसी के ऊपर भी लिखी जा सकती है। ना देखिए पांचवा प्रश्न के उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए प्रेमचंद। क्या हो जाएगा देखिए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो ध्यान देंगे एकांकी में यहाँ पर देखिए 1 अंक होता है। प्रश्न है आत्मा की कहानी के कितने तत्व होते हैं? तो ध्यान रखेंगे कहानी की यहाँ पर देखिए 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? देखिए कहानी के यहाँ पर 6 तत्व होते हैं। प्रश्न है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कहानी के तत्वों के नाम पूछे हैं जो देखिए यहाँ पर इस तरह से होंगे। चलिए इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, पहला हो जाएगा देखिए कथानक, दूसरा हो जाएगा देखिए पात्र, और तीसरा हो जाएगा देखिए तत्व यहाँ पर संवाद, और चौथा होगा देखिए भाषा शैली, और पांचवा होगा देखिए देश काल वातावरण, और छठवां होगा देखिए उद्देश्य। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम अगले वाले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है कि नौमा के प्रतिमा पर सरकंडी का चश्मा किसने लगाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए बच्चों ने लगाया था। अभी हम देखिए इसको एक वाक्य में देख चुके हैं, रिक्त स्थानों में देख चुके हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 10वां के कंपनी के काम की सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हालदार साहब। कौन गुजरते थे? देखिए जो हालदार साहब है वो देखिए यहाँ पर गुजरते थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए हालदार साहब। अगला प्रश्न है 11वां नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो बच्चे जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए संगमरमर। तो देखिए संगमरमर से यहाँ पर जो मूर्ति है वो देखिए बनी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 12वां प्रश्न है कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो देखिए दिल्ली चलो नारा है वो दिया था देखिए सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तो इतना आप यहाँ पर क्या करेंगे याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। बात करेंगे यहाँ पर हम देखिए 13वें प्रश्न की कि कस्बे में कितने स्कूल थे? तो ध्यान रखेंगे कस्बे में देखिए यहाँ पर 2 स्कूल थे। अगला प्रश्न है 14वां नेताजी की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी थी? तो देखिए मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 2 फुट थी। कितनी थी? देखिए 2 फुट। अगला प्रश्न है 15वां कि नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई थी? तो ये जो मूर्ति है वो बनवाई थी देखिए यहाँ पर श्यामलाल जी से। किससे बनवाई थी? देखिए यहाँ पर श्यामलाल जी से बनवाई थी। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम अगले वाले प्रश्नों से। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी? तो नेताजी की जो मूर्ति है उन्होंने देखिए कमी थी यहाँ पर तो उसमें चश्मा नहीं था, यानी चश्मे की क्या थी? कमी थी। चश्मे की कमी थी। अगला प्रश्न 17वां कि कैप्टन चश्मे वाले की क्या विशेषता थी? तो ध्यान रखेंगे यह एक सच्चा देशभक्त था। क्या था? देखिए सच्चा यहाँ पर देशभक्त था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अब हम आगे वाले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18वां कि चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था? तो ये देखिए यहाँ पर नतमस्तक थे हालदार साहब। कौन थे? हालदार साहब देखिए यहाँ पर नतमस्तक थे। बात करेंगे अगले वाले प्रश्न की। प्रश्न है अगला यहाँ पर देखिए 19वां कि चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक था? तो ध्यान रखेंगे वो चश्मा है वो देखिए देशभक्ति की भावना का प्रतीक था। क्या था? देशभक्ति। देखिए देशभक्ति की भावना, जो भावना है उसका देखिए क्या था? प्रतीक था। प्रश्न 20वां स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए 13 है। अगला प्रश्न 21वां कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? तो ये देखिए सिर पर पहनते थे टोपी पहनते थे। क्या पहनते थे? टोपी। अगला प्रश्न 22वां कलम का जादूगर किसे कहा गया है? तो देखिए जो कलम का जादूगर है वो कहा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न है वो है देखिए 23वां कि बाल गोविंद भगत कवि को क्या मानते थे? तो ये देखिए कवि को मानते थे साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब मानते थे। अगला प्रश्न है 34वां भादों के महीनों में कैसा मौसम होता है? तो ये होता है देखिए वर्षा का यहाँ पर क्या होता है? मौसम होता है। 25वां प्रश्न है कबीर के गीतों को कौन गाता है? तो ध्यान देंगे
कबीर के गीतों को यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी गाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए बाल गोविंद भगत होंगे। बात करेंगे यहाँ पर हम, देखिए अगले वाले प्रश्न की, उससे पहले इसको पूरा लिखेंगे। बाल गोविंद भगत 26वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये देखिए कार्तिक माह से होकर कहाँ से शुरू होती हैं, किस शुरू होती है कार्तिक माह से। देखिए कार्तिक माह से क्या होती हैं, शुरू होती हैं कार्तिक माह से, और कहाँ तक, ये देखिए फागुन तक। तो अब हमें आशा है कि आप अब तक तो याद ही कर चुके होंगे, फागुन तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 27वां कि बाल गोविंद भगत की आयु लगभग कितनी थी। तो ध्यान देंगे, इनकी आयु थी देखिए 60 वर्ष। कितनी थी, 60 वर्ष। अगला प्रश्न है 28वां कि बाल गोविंद जो भगत हैं वो कैसे व्यक्ति थे। तो ध्यान देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये थे देखिए मझली कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति। कैसे व्यक्ति थे, गोरे और चिट्टे व्यक्ति थे। इस तरह का प्रश्न देखिए हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, टा बना हुआ एक के नीचे एक टा। दूसरा 29वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनती थी। तो गले में कौन सी माला पहनती थी, ये देखिए प्रश्न है, वो देखिए तुलसी की जड़ों से बनी माला पहनते थे। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसी के जड़ों से बनी माला पहनते थे। 30वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा क्या लगा रहता था। तो इनके मस्तिष्क पर हमेशा देखा रामानंदी चंदन टीका लगा रहता था। क्या लगा रहता था, तो इनके इस पर देखिए जो मस्तिष्क सेंटर पर लगा रहता था, देखिए यहाँ पर रामनंदी क्या लगा रहता था, देखिए रामनंदी चंदन का टीका, रामनंदी चंदन का टीका देखिए लगा रहता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर टीका लिखा हुआ देखिए। 30वां, बाल गोविंद भगत किस कारण साधु कहलाते थे। तो ये देखिए यहाँ पर अपने शुद्ध आचरण, किसके कारण, ये देखिए शुद्ध आचरण और विचारों के कारण, शुद्ध आचरण और विचारों के कारण, शुद्ध आचरण और विचारों के कारण। तो क्या होगा, देखिए विचारों के कारण। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर 32वां कि बाल गोविंद भगत किसकी आदर्शों पर चलते थे। तो ये चलते थे देखिए कबीरदास जी के, किसके आदर्शों पर चलते थे, देखिए कबीरदास जी के आदर्शों पर ये देखिए चलते थे कबीरदास। अगला प्रश्न है 33वां, बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे। तो ये देखिए एक प्रकार से यहाँ पर कबीरपंथी, तो देखिए कबीरपंथी संप्रदाय को यहाँ पर मानते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कबीरपंथी, देखिए कबीरपंथी संप्रदाय। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न 34वां, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे। तो ध्यान देंगे कि अपनी फसल को पहले कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। 35वां प्रश्न है देखिए कि बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे। तो ये गाया करते थे देखिए कबीर के पदों को गाया करते थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कबीर के पदों को। 36वां प्रश्न है, अपने साहब यानी कबीर के प्रति बाल गोविंद भगत कैसे श्रद्धा दर्शाते थे। तो ये देखिए जो अपनी श्रद्धा है वो देखिए उनके गीतों को गाकर यहाँ पर व्यक्त करते थे, किसके, उनके गीतों को गा। अगला प्रश्न है, भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच कैसा संबंध मानते थे। तो ये मानते थे देखिए प्रेम और प्रेमिका का। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे आत्मा और परमात्मा के बीच में। तो इस प्रश्न में बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। तो जो इनका मुख्य धंधा पानी था वो देखिए खेती बाड़ी था। क्या था, देखिए खेती और बाड़ी था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि लेखक ने रोपणी किसे कहा है। तो लेखक ने देखिए रोपणी कहा है यहाँ पर धान की रोपाई को। किसको कहा है, धान की रोपाई को देखिए इन्होंने कहा है, धान की रोपाई को। बात करेंगे अगले वाले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 40वां, जब सारा संसार सोया रहता था तो उस समय कौन जाग रहा होता है। तो ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस समय पर जागता है बाल गोविंद भगत जी, जो उनका संगीत है वो देखिए जगा रहा होता है। दोबारा हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है यहाँ पर कि जब सारा संसार सोया रहता था उस समय कौन जाग रहा होता था, कौन
जाग रहा होता था। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन जाग रहा होता था। तो यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत जी हैं उनका संगीत जागरण। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गोविंद भगत का संगीत। 41वां प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है। तो ध्यान देंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पर रचनावली। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर 42वां भारत विभाजन का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा झूठा सच उपन्यास। किससे है देखिए झूठा यहाँ पर सच उपन्यास ही देखिए क्या है यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है 43वां नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका परिचय हुआ था भगत सिंह और सुखदेव से हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए भगत सिंह और सुखदेव हो जाएगा। 44वां प्रश्न है खीरे किसके पास थे। तो ध्यान देंगे खीरे यहाँ पर देखिए नवाब साहब के पास थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा नवाब साहब हो जाएगा देखिए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 45वां कि लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है। तो जो लखनऊ का खीरा है वो है देखिए यहाँ पर बालम खीरा। कौन सा खीरा है देखिए बालम खीरा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके सामने 46वां कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया। तो हम जानते हैं उनको देखिए बाहर यहाँ पर क्या किया बाहर फेंक दिया बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 47वां कि लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि यह बताना कि लोग बिना पात्रों घटनाओं विचारों की भी स्वतंत्र रूप से कोई रचना लिखी जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्देश्य आपको देखिए कमेंट में मिल जाएगा। जब आप कमेंट देखेंगे नीचे वीडियो के नीचे वहाँ पर आपको देखिए इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 48वां कि लखनवी आज कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो ये हमें संदेश देती है कि यहाँ पर इसका आंसर भी देखिए हम आपको यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताएंगे 47वां और 48वां का आंसर। कमेंट क्या कहलाता है आप जानते हैं नीचे यहाँ पर देखिए नीचे सब्सक्राइब होता है। सब्सक्राइब करेंगे आप उसके नीचे आप जैसे नीचे खिसकाएंगे तो वहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के आपको उत्तर मिल जाएंगे। यह वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी हम देखिए इन दोनों को उत्तर देंगे। 49वां प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे के टुकड़ों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसलिए बाहर फेंक दिया था क्योंकि झूठी नवाब शान दिखाने की खातिर उन्होंने फेंक दिया। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा झूठी नवाबी शान दिखाने के लिए। 50वां प्रश्न है नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर क्या किया। तो उन्होंने देखिए यहाँ पर थक कर वह साहब लेट गए थे। क्या कर दिया उन्होंने वो देखिए लेट गए थे। करेक्ट आंसर क्या होगा लेट गए थे। 51वां प्रश्न है कि लेखक ने मन ही मन क्या सोचा। तो देखिए लेखक ने मन ही मन में सोचा कि सिर्फ खीरों को सूंघ कर ही पेट भर लिया जाए। तो ये हो जाएगा देखिए खीरे को सिर्फ सूंघ कर ही पेट भर लिया जाए। 52वां प्रश्न है कि लेखक यशपाल कौन से आंदोलन से जुड़े थे। तो ये जुड़े थे देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। 53वां प्रश्न है मन्नू भंडारी के विवाह किससे हुआ था। तो इनका विवाह हुआ था देखिए राजेंद्र यादव से हुआ था। किससे हुआ था देखिए राजेंद्र यादव से यहाँ पर देखिए इनका विवाह हुआ था। देखिए राजेंद्र यादव क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है कि मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। तो ये कहते थे देखिए रसोई को भटियार खाना। क्या कहते थे भटियार यहाँ पर देखिए यार खाना कहते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 55वां प्रश्न है अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर इंदौर में रहते थे। कहाँ पर रहते थे ये देखिए इंदौर में यहाँ पर रहते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है यहाँ पर 56वां कि शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। सबसे बड़ी उपलब्धि थी देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। क्या हुआ देश आज़ाद हुआ। ये देखिए आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्या हुआ देश आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न है तवनों शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए आनंद। क्या हो जाएगा आनंद यहाँ पर देखिए कानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आनंद कानन। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए
अगले प्रश्न है 98वां कि बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगी देखिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए भारत रत्न। अगला प्रश्न है ये यहाँ पर देखिए ना बना हुआ है। जैसे काशी किसकी पाठशाला है, तो काशी देखिए यहाँ पर संस्कृति की पाठशाला है। किसकी पाठशाला है, ये देखिए यहाँ पर संस्कृति की पाठशाला है। अगला 60वां प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था, तो उनकी माँ का नाम था देखिए यहाँ पर मिट्ठन। क्या था देखिए मिट्ठन। ये देखिए यहाँ पर टा होगा और ठा होगा और ना होगा। अगला प्रश्न 61वां है नामदास किसके बचपन का नाम था, ये बचपन का नाम था उनका भरत आनंद जो कुश्यान है उनका देखिए बचपन का नाम था। तो बस आपको इतना लिखना देखिए यहाँ पर ये नाम था देखिए यहाँ पर भतंद। क्या होगा देखिए भतंद। और यहाँ पर देखिए आनंद इनके बचपन का नाम था। देखिए यहाँ पर आनंद को हम दोबारा से लिख देंगे। यहाँ पर देखिए ये रहा देखिए आनंद लिखा हुआ। तो प्रश्न 62वां संस्कृति पाठ किस विधा का है, तो जी संस्कृति पाठ है ये देखिए निबंध है। इसकी विधा क्या है, तो इसकी विधा है देखिए यहाँ पर निबंध है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए 63वां यहाँ पर कि सभ्यता किसका परिणाम है, तो ध्यान देंगे ये जो सभ्यता है वो देखिए यहाँ पर संस्कृति का परिणाम है। किसका परिणाम है, ये देखिए यहाँ पर संस्कृति का क्या है परिणाम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 64वां कि संस्कृति निबंध हमें किसकी प्रेरणा देती है, तो जिस संस्कृति निबंध है ये हमें देखिए प्रेरणा देती है कि जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाए देखिए जटिल प्रश्नों से टकराने की हमें प्रेरणा देती है। अगला प्रश्न है 65वां के आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी, तो ये देखिए पेट की ज्वाला या पेट की आग देखिए प्रेरणा रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर पेट की ज्वाला भी आप लिख सकते हैं, आप आग भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। या तो देखिए पेट की ज्वाला यानी ज्वाला की जगह आप एक शब्द भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आग। तो ये भी क्या होगा करेक्ट आंसर। किसकी जगह, या तो आप ज्वाला को लिखिए या आप आग को लिखिए, तो ये क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर बड़ा ला कह देते हैं ज्वाला। 67वां वैसे 66वां मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है, तो ये वस्तु देखिए अविभाज्य वस्तु है। किस प्रकार की वस्तु देखिए अविभाज्य, यानी इसे हम और विभाजित नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए जो सभी इकाई एक की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। अंत में कहेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहें आपको क्या चाहिए वही हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें।